जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 62 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है डेली साइंस प्रैक्टिस सेट नाम से। उसमें जो है आपको सारा वीडियो है सीरियल वाइज अरेंज कर दिया गया, ठीक ना। वहाँ जाकर के आप पिछला वीडियो को देख लें और जिसको रिवीजन करना है वहाँ जाकर आप रिवीजन भी कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है आपको, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए यानी ई का मान क्या होता है। यानी ई यहाँ पर हो कि आपको प्रत्यास्था गुणांक, ठीक ना। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम पूरी तरह से टक्कर को समझ लेते हैं। टक्कर होता क्या है, देखिए टक्कर जो है टोटल 3 प्रकार होता है। एक होता है प्रत्यास्थ टक्कर, एक होता है अप्रत्यास्थ टक्कर, एक होता है आपको पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, ठीक ना। प्रत्यास्थ टक्कर जो है इसे ही आपको पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर भी कहते हैं। क्या किसको कहते हैं, तो पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, ठीक, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर भी कहते हैं। आप देखिए इसमें देखिए प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है कि जिस वेग से टकराता है वो उसी वेग से लौटेगा। यानी क्या हुआ कि जैसे देखिए कोई एक वस्तु है, ये किसी चीज, ये दीवार है, इसमें माना कि ये 2 किलोमीटर पर आवर के से टकराया तो ये 2 किलोमीटर पर आवर से ही लौटेगा। यानी क्या हुआ कि जितना से टकराएगा ना उतना ही वेग से क्या होगा, वापस लौटेगा। ठीक, चलिए पहला पॉइंट हो गया। अब देखिए प्रत्यास्थ टक्कर जो होता है हो गया पहला पॉइंट। अब देखिए अप्रत्यास्थ टक्कर का पहला पॉइंट देखते हैं, ठीक ना। यानी कि इसमें क्या होगा, जिस वेग से टकराता है उसी वेग से नहीं लौटता है, उससे कम वेग से लौटता है। यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर से टकराया तो ये उस वेग से नहीं लौटा, यानी कि उससे कम वेग से लौटा। ठीक, चलिए अब पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर को देखते हैं क्या कहता है ये। देखिए ये कह रहा है कि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से टकराकर उसी वस्तु में चिपक जाए तथा उससे साथ जो है उसको जो है अपने साथ जोड़कर एक बनकर साथ ही एक वेग से चलने लगता है। जैसे देखिए कोई वस्तु है ये गोला वाला, ठीक है, ये एक दूसरे से टकरा गया, ठीक, टकराया और टकराने के बाद जो है दोनों एक साथ हो जाता है, ठीक है, एक साथ होकर के ये जो है चलने लगता है, ठीक ना। चलने लगता है तो ये कहेगा पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर हो गया। चलिए अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है। देखिए प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ और पूर्णतः अप्रत्यास्थ तीनों समझ गए होंगे, आशा है। देखिए इसे प्रत्यास्थ टक्कर क्या होगा कि जैसे जिस वेग से टकराया उसी वेग से वापस आ गया। और प्रत्यास्थ टक्कर क्या होगा कि जिस वेग से टकराता है उस वेग से वापस नहीं आता, लेकिन उससे कम वेग से वापस आता है, ठीक ना। और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होगा कि जिस पे मतलब कोई वस्तु दूसरे से टकराया तो उसके साथ जो है चिपक जाएगा और उसके साथ जो है जोड़कर एक साथ जो है दोनों चलने लगेगा, यानी एक वेग से दोनों ही चलने लगेगा। ठीक, अब देखिए प्रत्यास्थ टक्कर जो होता है इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, संरक्षित रहता है। ठीक, और अप्रत्यास्थ टक्कर जो होता है, अप्रत्यास्थ टक्कर, देखिए अप्रत्यास्थ टक्कर में काइनेटिक एनर्जी संरक्षित नहीं रहता है और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में भी नहीं रहता है संरक्षित। ठीक, यानी मतलब क्या हुआ कि केवल जो है ना आपको प्रत्यास्थ टक्कर में जो है काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा क्या होता है, संरक्षित रहता है। और अप्रत्यास्थ और पूर्णतः अप्रत्यास्थ में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी संरक्षित नहीं रहता है। ठीक, अब देखिए तीनों तीनों टक्कर में जो है ना आपको संवेग संरक्षित रहेगा, यानी कि संवेग संरक्षित जो है ना किसी भी प्रकार का टक्कर होगा तो उसमें संवेग संरक्षित ही होगा। अब देखिए प्रत्यास्थ टक्कर का जो प्रत्यास्था गुणांक होता है वो होता है आपको ई बराबर यानी 1 के बराबर होता है, यानी कि प्रत्यास्था गुणांक को ई से डिनोट किया जाता है, ठीक ना। तो ई प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, प्रत्यास्थ टक्कर का 1 के बराबर होता है। अब अप्रत्यास्थ टक्कर है तो अप्रत्यास्थ टक्कर का प्रत्यास्था गुणांक जो होता है आपको 1 से क्या होता है, छोटा होता है। अब पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर जो होता है इसका प्रत्यास्था गुणांक यानी क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक ना। तो देखिए अब सब कुछ हम देख लिए हैं तो आप प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का मान क्या होगा। देखिए पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर कौन सा है, तो ये है। इसमें देखिए ई का मान क्या है, यानी जीरो के बराबर, तो इसका उत्तर क्या हो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किसी धातु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक 5x प्रति केल्विन है तो इसका आयतन प्रसार गुणांक क्या होगा। देखिए प्रसार गुणांक क्या होता है, देखिए प्रसार गुणांक टोटल जो आपको 3 प्रकार का होता है। ठीक, एक होता है आपको क्षेत्रीय, यानी एक होता है आपको लंबाई में जब वृद्धि होगा तो उसे हम कहेंगे रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक, और जब उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगा तो उसे हम कहेंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। और जब आयतन में वृद्धि होगा तो उसे हम कहेंगे आयतनिक प्रसार गुणांक। ठीक, देखिए रेखीय प्रसार गुणांक जो इसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से और आयतनिक प्रसार गुणांक को गामा से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अब तीनों का जो रेशियो होता है यानी अल्फा बीटा गामा का क्या होता है, यानी अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा होता है आपको 1:2:3, यानी कि 1:2:3 होता है। देखिए अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा बटे बीटा इजकल टू 1/2, बीटा बटे गामा इजकल टू 2/3 और गामा बटे
मतलब अल्फा बटे गामा इजकल टू क्या 1/3 लिख सकते हैं, ऐसा ही हम लिख सकते हैं। अब देखिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कहा है कि किसी धातु के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यानी 5 है तो इसका आयतनिक प्रसार गुणांक, देखिए क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतनिक प्रसार हम जानते हैं कि अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा होता है 1:2:3। यह हमको किसके किसके भी संबंध निकालना है तो इसका आयतन यानी कि क्षेत्रीय हमको दे दिया और आयतन निकालने की बीटा और गामा का भी संबंध। देखिए बीटा बटा गामा, गामा क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए ये हमको क्षेत्रीय प्रसार नहीं, क्षेत्रीय प्रसार नहीं कि बीटा हमको बीटा दे दिया है तो बीटा का वैल्यू हमें कितना दिया है देख लेते हैं। अभी बीटा का वैल्यू हमको 5 दिया है यानी कि 5x बटा गामा हमें पूछा है यानी कि आयतनिक प्रसारण को गामा से जोड़ करते हैं तो गामा इजकल टू 2/3 हो गया। ठीक, अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यानी कि 5 5 दिया 15 15 यानी कि गामा इजकल टू क्या आ जाएगा 15/2 यानी क्या हो गया 15x/2 यानी कि क्या हो जाएगा आपको 7.5 यानी कि 7.5 एक्स प्रति केल्विन हो जाएगा। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन सत्य। देखिए इस कथन को देखिए कि कौन सा कथन, इसको जो पूरी बारीकी से देखिएगा। ठीक है, इसमें देखना है। देखिए अब कथन पहला देखते हैं कि आकार पदार्थ के प्रकारों के अनुसार कणों की स्थिति के आधार पर जो है ना आकार बदलता है। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे ठोस पदार्थ है उसको निश्चित आकार होता है, ये भी सही है। जबकि तरल पदार्थ उसके पात्र में आकार जो है पात्र प्राप्त कर लेते हैं कि जो उस पात्र में डाला जाएगा उसके आकार में प्राप्त कर लेगा तरल पदार्थ। और गैस का जो है कोई आकार नहीं है तो चलिए सही है, क्योंकि देखिए आकार जो है पदार्थ के प्रकारों के अनुसार होता है, एकदम होता है प्रकार अनुसार। तब न ठोस है तो ठोस का आकार जो निश्चित है, तरल है तो तरल का आकार जो है उसके पात्र के अनुसार हो जाएगा, गैस का कोई आकार नहीं। क्या हुआ कि इसका निर्भर ये भी करेगा कि जो है ये पदार्थ का प्रकार कैसा है, इस पर भी निर्भर करेगा। मतलब क्या हुआ ये सही है। चलिए ऑप्शन नंबर ए कथन ए सही हो गया। देखिए कथन बी है कि वह संपीड़ता, संपीड़ता क्या होता है कि वह पदार्थ का गुण, यह जो है वह पदार्थ का गुण है जिसके अंतर्गत जो है उच्च दाब पर किसी जो है आयतन कम हो जाती है, और तो गैस में यह गुण पाया जाता है, केवल गैस में ही संपीड़ता का गुण पाया जाता है। चलिए ये भी सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही है। तो ए और बी दोनों सत्य किस में, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया, ए और बी दोनों सत्य हो गया। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा विधान सत्य है, इस समय से कौन सा सत्य है। देखिए पहला है कि पहला कथन है कि पदार्थ के आकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर बदलता रहता है, यानी कणों के स्थान पर आधार पर बदलता रहता, सीधा बोला है बदलता रहता, तो क्या बदलता रहता है ये तो कोई क्लियर नहीं किया है। चलिए ये तो गलत हो गया। चलिए बी नंबर देखिए, 2 नंबर क्या करा है संपीड़ितता, यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कि उच्च दाब पर उसका आयतन कम हो जाता है, गैसों में यह गुण पाए जाते हैं। ठीक है, ये केवल 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक को फिर से देखते हैं। ये पदार्थ का आकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है। ठीक है, ये तो सही है। तरल पदार्थों के उसके पात्र के आकार प्राप्त कर लेता है, और देखा जाए तो गैस का आकार नहीं होता। इनकी यहाँ तक जो देखिए आपको इसमें देख लीजिए 1 नंबर जो पॉइंट है आपको, यानी 1 नंबर पॉइंट जो है ना, देखिए यहाँ जो उदाहरण इसका दिया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपको सही है, लेकिन जो आप ऊपर में दिया हुआ है पदार्थ के आकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर बदलता है, यानी कणों का स्थान पर क्या बदलता है इसे क्लियर नहीं किया, तो ये क्या हो गया कथन टोटल गलत हो गया। लेकिन इतना कोई सिर्फ सही है, लेकिन हमको पूछा है गलत, तो गलत ये तो होगा ही। तो ये क्या हो गया कि पहला कथन गलत हो गया, ठीक, और दूसरा सही हो गया। तो क्या होगा केवल 2 सत्य है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन सत्य, यानी कौन सा विधान सत्य है। ठीक है, देखिए पहला है कथन आकार। आकार क्या होता है कि पदार्थ के आकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, पदार्थ के जो है आकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार भिन्न भिन्न होता है। चलिए यहाँ तक तो सही है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थ एक निश्चित आकार होता है, सही है। जबकि तरल पदार्थ अपने कंटेनर के आकार में लेता है, ये भी सही है। तथा गैस का कोई आकार नहीं होता है, मतलब ये सही हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर ये क्या है, मतलब कथन ए क्या है, सही है। ठीक, अब देखते हैं कथन बी। कथन बी तरलता के बारे में कहा है। तरलता क्या होता है कि आसानी से वहना और बाह्य बलों के प्रभाव में अपने आकार में बदलाव होने देना ही जो है ना पदार्थ का गुण है। और तरल पदार्थ में तरल और पदार्थ और गैस पदार्थ दोनों में ही यह गुण पड़ जाती है। तरलता तो सही है, यानी क्या हुआ ए और बी दोनों सही है, तो इसका किस में है, तो ए और बी दोनों जो है आपको सत्य है। तो क्या ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है। देखिए किरचॉफ के नियम को सबसे पहले समझते हैं। देखिए किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है कि इस नियम को जो है ना जक्सन, देखिए किरचॉफ का पहला नियम जैसे क्या कहा जाता है, जक्सन का नियम कहता है, या इसे धारा नियम भी कहते हैं, इनकी से केसीएल भी कहते हैं। ठीक ना, रूप में भी जाना जाता है। इसके अनुसार जो है जक्सन पर धाराओं को मिलने का बीजगणित ये क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि सिग्मा ये शून्य होता है। ये देखिए जक्सन पर यहाँ मिल रहा है धारा, यहाँ मिल रहा है, चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धारा का मान क्या हो जाएगा आपको शून्य हो जाएगा। क्या हुआ कि जक्सन पर क्या हो गया, धारा का मान शून्य हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए क्या होता है कि एक परिपथ में किसी भी जक्सन पर जक्सन में प्रवेश
करने वाली धारा, देखिए प्रवेश करने वाली धारा कौन कौन है, देखिए ये I1 है और I3 है, ये दोनों क्या है, प्रवेश करने वाली धारा है। ठीक, ये दोनों क्या हो गया आपको, प्रवेश करने वाली धारा, क्या प्रवेश करने वाली धाराओं का योग, यानी प्रवेश करने वाली धारा की I1 प्लस I3, ठीक, योग जंक्शन को छोड़ने वाली धाराओं के बराबर होना चाहिए। देखिए जंक्शन को छोड़ रहा है कौन कौन, तो I2 और I4 छोड़ रहा है, यानी कि I2 प्लस I4 के बराबर होना चाहिए कि I1 प्लस I3 बराबर I2 प्लस I4 होना चाहिए। ठीक, चलिए यह नियम जो है केवल आवेशों के संरक्षण का एक प्रकथन है, क्योंकि अगर जंक्शन तक पहुंचने वाली धाराएं जंक्शन को छोड़ने वाली धाराओं के बराबर होगी तो आवेश संरक्षण नहीं होगा। ठीक, तो हो गया किरचॉफ का पहला नियम देख लिया। देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम देखिए क्या कहता है। देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है कि इस नियम को जो है ना लूप नियम, देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, इसको हम लूप नियम भी कहते हैं या वोल्टेज नियम भी कहते हैं, ठीक, रूप में जाना जाता है। इसके अनुसार क्या होता है, एक जलिका जो है यानी कि जलिका के पूर्ण चक्रण में जो है ना विभव में परिवर्तन का बीजगणितीय योग के शून्य होता है। नहीं तो कोई जलिका है नहीं कि पूरे में क्या होता है, बीजगणितीय योग क्या होता है, उसका शून्य हो जाता है। ठीक ना, यह नियम ऊर्जा संरक्षण को प्रतिनिधित्व करता है। यानी क्या है, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या करता है, आपको ऊर्जा संरक्षण को प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यदि एक संतृप्त लूप के आसपास विभव परिवर्तन का योग शून्य हो नहीं है तो एक लूप के चारों ओर बार बार आवेशित करके असीमित ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, देखिए यदि एक परिपथ में n जलिका है तो लूप की नियम के अनुसार स्वतंत्र समीकरणों की संख्या n-1 हो जाएगा। ठीक, आप देखिए आप प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है कि एक परिपथ में किसी जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय योग जोड़ शून्य है। ठीक है, बीजगणितीय जोड़ शून्य, देखिए कोई जंक्शन है, ठीक, कोई जंक्शन है, इस पर क्या है धारा की जो है यहाँ पर जंक्शन पर क्या है बीजगणितीय योग शून्य, चलिए शून्य है। यदि किसी बंद परिपथ में प्रत्येक भाग में प्रतिरोध और धारा का गुना बीजगणितीय योग परिपथ के कुल विभवांतर बलों के बराबर होता है तो इसे क्या कहते हैं, क्या होगा कि ये जो जाने वाला और निकलने वाला धारा है दोनों का मान क्या होगा, बराबर होना चाहिए। ठीक ना, ये इसको क्या कहते हैं, ये किरचॉफ का नियम है। ये इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन छूट गया, पहले 6 नंबर को देख लेते हैं। 6 नंबर क्या है कि किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार क्या होता है, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है, क्या अभी तुरंत देखे थे। किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है कि वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग और ईएमएफ गणितीय योग जो है ना सब शून्य होता है, यानी कि कोई भी बंद परिपथ है उसमें जो है जितना भी होगा, कोई भी बंद परिपथ है उसमें कुल वोल्टेज क्या होगा, शून्य हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि वोल्टेज का ड्रॉप गणितीय योग शून्य हो जाएगा, ईएमएफ का गणितीय योग भी शून्य हो जाएगा। यानी क्या हो गया, ये किरचॉफ का दूसरा नियम यही हो गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 7 नंबर तो देखिए नहीं है, 8 नंबर देखिए, चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रतिकर्षित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते। देखिए ये चुंबकीय पदार्थ जो है ना मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। ठीक, पहला होता है आपको प्रतिचुंबकीय पदार्थ जिसे हम कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है ना, डायमैग्नेटिक इंग्लिश को आपको याद रखना ही हर हाल में, क्योंकि देखिए ऑप्शन में जो आपको हिंदी में ही लिख देगा प्रतिचुंबकीय को जो है प्रतिचुंबकीय नहीं लिखेगा, ऐसे करके लिख देगा डायमैग्नेटिक ऐसे करके लिखता है। ठीक है, इसी कारण जो है ना आपको हिंदी जो है ना आपको हर हाल में याद रहना ही चाहिए। ठीक ना, कहीं हिंदी में लिख दिया तो बस वहाँ पर फंस जाइए, जानते हुए भी नहीं बना पाइएगा। तो इसका चुंबकीय पदार्थ क्या, आप इसको समझते हैं क्या होता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र को विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाती है। क्या होगा कि इसमें जो है ना आपको मतलब प्रबल विकर्षण होता है, इसमें जो है ना आकर्षण नहीं होता है। मतलब क्या हो, इसका आकर्षण क्या हो गया, 0 हो गया, और विकर्षण इसमें बहुत ज़्यादा। देखिए इसका उदाहरण है आपको जस्ता, बिस्मथ, नमक, जल, तांबा इत्यादि सबका उदाहरण हो गया। इसकी जो आपको परमिलिविटी इंडेक्स जो है आपको फ्री स्पेस की परमिलिविटी इंडेक्स से क्या होती है, कम होती है, जिसे हम रिलेटिव क्या कहते हैं, परमिलिविटी रखते हैं। इसकी जो है परमिलिविटी इकाई जो है कुछ कम होती है, यानी कि कुछ कम होती है, इसकी परमिलिविटी इंडेक्स क्या होती है, कुछ कम होगी। ठीक, आप देखिए आप देखते हैं प्रतिचुंबकीय हो गया। अब अनुचुंबकीय को कहा जाता है आपको पैरामैग्नेटिक, इंग्लिश हमको आपको ध्यान में रखना है हर हाल में। देखिए इसको बार बार हम बता रहे हैं। देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली या चुंबकित सी हो जाती है, यानी कि ये कुछ थोड़ा सा आकर्षित हो, यानी कि इसमें अल्प आकर्षण का गुण होता है, अल्प विकर्षण का भी गुण होता है। इसका देखिए उदाहरण आपको प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, मैंगनीज, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन इत्यादि सब क्या हुआ, अनुचुंबकीय पदार्थ है। इसके जो है परमिलिविटी का मान जो है इकाई से कुछ अधिक होता है, मतलब क्या हुआ, परमिलिविटी को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं चुंबकशीलता। इसमें चुंबकशीलता का मान क्या होगा, इकाई से कुछ अधिक हो गया। चलिए अब है लो चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इंग्लिश हर हाल में याद रहना चाहिए, फेरोमैग्नेटिक। ठीक, देखिए इसका गुण होता है कि चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाता है, बढ़िया से चुंबकित हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये चुंबक को जो है बढ़िया से आकर्षित करेगा। ठीक, तो जैसे इसका उदाहरण आपको निकेल हो गया, लोहा हो गया, फौलाद हो गया, कोबाल्ट हो गया, इस्पात, ये सब क्या हो इसका उदाहरण हो गया।
अब इसका परमिलिविटी इंडेक्स क्या होता है कि इसका इकाई का मान क्या होता है, इकाई से काफ़ी अधिक यानी कि 1000 तक हो जाता है, यानी कि इसका जो होता है चुंबकशीलता 1000 से भी अधिक होता है। ठीक है, चलिए आप प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न क्या कहता है, चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रतिकर्षित होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है। देखिए चुंबक को जो आपको अल्प मात्रा में प्रतिकर्षित क्या है, यानी कि अनुचुंबक क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र में क्या हुआ कि मामूली सा चुंबक खिंचित हो जाते हैं, क्या हुआ इसका अल्प आकर्षण होगा और अल्प प्रतिकर्षण होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ जिसे हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं, तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया, पैरामैग्नेटिक। देखिए यहाँ देखिए इंग्लिश में, हिंदी में नहीं दिया आपको अनुचुंबकीय, ठीक है ना, यहाँ देखिए पैरामैग्नेटिक इंग्लिश में होता है, जिसको हिंदी में लिख दिया पैरा चुंबकीय, ठीक है ना, तो इसी कारण से इंग्लिश ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है ना। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न है कि पैराचुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता का मान क्या होता है, कि पैराचुंबकीय पदार्थ जो होता है यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ के अनुचुंबकीय पदार्थ की जो आपको परमिलिविटी इंडेक्स क्या मान क्या होता है, इकाई से कुछ अधिक होता है, ठीक है, इकाई से क्या होता है आपको कुछ अधिक होता है, तो इकाई से कुछ अधिक इनकी चुंबकशीलता क्या हो जाएगा आपका, इकाई से कुछ अधिक हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। प्रश्न है कि दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं तो क्या होगा। लोचदार पिंड मतलब क्या हुआ कि इलास्टिक वाला, जो इलास्टिक वाला होगा, इलास्टिक बॉडी जो होगा वो पहले टकराएगा, क्या होगा, देखिए आप जैसे दो गेंद है, जैसे दो गेंद है, ये देखिए इलास्टिक बॉडी होता है गेंद, इसको जब टकराते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि सिकुड़ जाता है, ठीक है, सिकुड़ जाता है, और उसको जो है पुनः जो है ये अपना स्थिति में आने की कोशिश करने लगता है। कि आपको ये नहीं पता है तो आप देखिए वीडियो देखने के बाद जो है ना आप दो गेंद को टकरा के देखिए, क्या होगा कि उसमें जो है ना पहले वो चिपकेगा और तुरंत जो है ना अपना पूर्व की स्थिति में आने की प्रवृत्ति में रहेगा, ठीक है ना। देखिए आप किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन देखिए ए है, दोनों पिंड सिकुड़ने की प्रवृत्ति में होती है और संपर्क सतह पर विरूपित हो जाते हैं, नहीं ये गलत हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर बी है कि दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे दोनों पिंड जो है पहले सिकुड़ेगा, ठीक, सिकुड़ेगा और पुनः जो है ना आकृति पूरा मतलब उसका जो प्रारंभिक आकृति है उसमें बनने के लिए जो है वो तुरंत जो है ना काम करना चालू कर देगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर 2 8 6 है तो यह डैश से संबंधित मतलब किस आवर्त में, किस वर्ग में। देखिए इसका आवर्त गिनने के लिए देखिए 1 2 3 ये जितना रहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उसको जो है आवर्त में गिन लिया जाता है, ठीक है। तो आवर्त हो गया ये। आप देखिए जितना भी जो है ना आपको 16वां वर्ग का तत्व है उसके बाह्यतम कक्षा में जो है ना 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। नहीं मतलब क्या होता है कि जितना भी वर्ग है समान वर्ग में क्या होता है कि बाह्यतम कक्षा में सेम इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक ना, यानी कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 16वां वर्ग जितना है उसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक ना। और आवर्त तो 3 पता ही चले गया, तो किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि समूह 16 और आवर्त 3 में हो जाएगा ये तत्व, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा कैटायन, देखिए सबसे पहले कैटायन और एनायन को समझते हैं। कैटायन क्या होता है, देखिए कैटायन होता है आपको, देखिए एनोड जो होता है एनोड, एनोड को ही जो है ना कैटायन कहा जाता है, ठीक। और कैटायन क्या होता है आपको पॉजिटिव होता है। अब क्या होता है आपको कैथोड, कैथोड को कहा जाता है आपको एनायन, एनायन क्या होता है आपको नेगेटिव होता है। देखिए जैसे कुछ कैटायन पदार्थ हैं उसको ध्यान में रखना है। देखिए कैटायन में देखिए हाइड्रोजन यानी H प्लस, सोडियम यानी Na प्लस, पोटेशियम मतलब K प्लस, एल्युमिनियम मतलब अमोनियम मतलब NH4 प्लस, सिल्वर यानी कि Ag प्लस, कैल्शियम यानी कि Ca2 प्लस, आयरन यानी कि Fe2 प्लस, कॉपर यानी कि Cu2 प्लस, लेड यानी कि Pb2 प्लस, आयरन यानी कि Fe3 प्लस। अब देखिए एनायन, एनायन को देखते हैं तो हाइड्रोक्साइड यानी OH माइनस, क्लोराइड यानी Cl माइनस, नाइट्राइट NO3 माइनस, CH3 COO माइनस, CS3 माइनस, S2 माइनस, O2 माइनस, S4 माइनस 2, ठीक ना, SO3 माइनस 2 हो गया, ठीक। देखिए क्या हुआ यहाँ हम क्या देखें, जो जितना भी माइनस में है जिस पर माइनस चार्ज है वो सब क्या है आपको, तो वो आपको एनायन है, जिस पर प्लस चार्ज है तो वो क्या आपको कैटायन है। अब देखिए प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन सा कैटायन है, यानी कैटायन है इसका मतलब क्या उस पर पॉजिटिव चार्ज होना है। देखिए आप कार्बोनेट देखते हैं, देखिए कार्बोनेट क्या है, तो कार्बोनेट पर जो है आपको निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। देखिए कार्बोनेट क्या है, कार्बोनेट पर निगेटिव चार्ज, तो ये क्या हो गया आपको, तो ये हो गया आपको एनाइन हो गया, तो ये नहीं हो गया कैटायन। अब देखिए हाइड्रोक्साइड, देखिए OH हाइड्रोक्साइड, इस पर भी निगेटिव चार्ज, ये क्या हो गया एनाइन हो गया। अब नाइट्रेट देखिए, नाइट्रेट कहाँ है, तो NO3 नाइट्रेट, देखिए ये भी निगेटिव चार्ज, ये भी देखिए अमोनिया, देखिए अमोनिया देखिए NH4 प्लस, NH4 प्लस, ये क्या हो गया आपका कैटायन हो गया, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया कैटायन। अगला प्रश्न है कि एक समरूप श्रृंखला के सभी सदस्यों का एक ही सामान्य फॉर्मूले द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, तो निम्नलिखित में से गलत सूत्र को चुनिए, इसमें से कौन सा है जो कि गलत सूत्र। देखिए एल्केन जो होता है आपको, एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला होता है आपको CnH2n प्लस 2, और एल्कीन जो होता है, एल्कीन का फॉर्मूला होता है आपको CnH2n, ठीक। और एल्काइन, एल्काइन का होता है आपको CnH2n माइनस 2, ठीक। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया आपको एल्केन, एल्केन का CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2 देखिए सही है।
चलिए बी नंबर दिया आपको एल्केन, एल्केन का CnH2n+2 ठीक है। अब एल्काइन, एल्काइन का क्या होता है CnH2n-2, चलिए ये भी सही है। सी है एल्काइन का CnH2n-2 यानी एल्काइन, हिंदी में ही दे दिया वही चीज़, तो ठीक है ये भी सही है। डी है आपको एल्कीन का क्या होता है CnH2n+2 यहाँ दिया है, लेकिन होता क्या है CnH2n ही सिर्फ होता है एल्कीन का फॉर्मूला, ठीक है, ये गलत है। यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन हमसे क्या पूछा है, गलत सूत्र को चुने, तो गलत सूत्र इसमें से कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना। एल्कीन का सूत्र यहाँ CnH2n+2 दिया है, यहाँ +1 नहीं होता तो ये सही हो जाता, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सूत्र है, अगला प्रश्न है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या था। एल्केन का आता है आपको CN, अभी तुरंत देखे थे CnH2n+2, अभी तुरंत देखे थे, तो किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एसटीपी पर 67.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या कितनी होगी। देखिए कि एक मोल बराबर जो है ना, किसी भी तत्व का जो है आपको एक मोल बराबर होता है आपको 22.4 लीटर, ठीक। यहाँ देखिए 22.4 लीटर था, यानी क्या हुआ इसका मतलब कि 22.4 लीटर में जो है ना आपको एक मोल आता है, ठीक। तो एक लीटर में कितना आ जाएगा, 1/22.4 मोल आ जाएगा, ठीक। यहाँ हमसे पूछा है 67.2 लीटर में, तो 67.2 लीटर में से गुना हम कर देंगे 67.2 लीटर में, तो कितना मोल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 4 बार, यानी कि 3 बार में कटेगा, ठीक नहीं, ये 3 बार में कट जाएंगे, 3 मोल आ जाएगा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया, 3 मोल। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि किसी गैस का अनुभार x है तो एसटीपी पर इसके जो है x/6 का आयतन क्या होगा। यानी क्या होता है कि किसी गैस का जो है अनुभार, यानी 1 मोल बराबर कितना होता है, मतलब 1 मोल बराबर होता है आपको 22.4 लीटर, ठीक। यहाँ इसके जो है x/6 के बारे में हमको बोला है, यानी कि x/6 यानी क्या हुआ, यानी कि 1/6 जब निकालेंगे इसको हम 22.4/6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा आपको 3.7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया, 3.7 लीटर। चलिए अगला प्रश्न है कि उपयुक्त उत्तरों के साथ नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करें। पहला वाक्य है कि पदार्थ की अवस्थाएं डैश नहीं होती, यानी कि पदार्थ की अवस्था जो है ना आपको अस्थाई नहीं होती है, ठीक है। अस्थाई नहीं होती, इसमें अस्थाई भराएगा, अस्थाई भराएगा तो अस्थाई वाला पहले ही कट गया, तो अस्थाई वाला कट गया, ठीक। अब दूसरा है कि पदार्थ की अवस्थाएं डैश को परिवर्तित कर बदलती है, पदार्थ की अवस्था किसको परिवर्तित कर बदलती है, यानी तापमान और दाब को परिवर्तित करके बदलता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक। इसमें से कौन सा कथन गलत है, देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है, नहीं अनिश्चित नहीं निश्चित होता है, ठीक। यही तो गलत है, ठीक, यही गलत है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन जो सही है उसको भी देख लेते हैं, वे है कि ठोस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, ठोस पदार्थ का आयतन निश्चित है, हाँ सही है। ठोस पदार्थ का कठोर होता है, एकदम कठोर होता है। ठोस पदार्थ लगभग असंप्रिय होती है, असंप्रिय मतलब इसको दबा नहीं सकते, तो क्या दबा सकते हैं, लगभग असंप्रिय ही होती है, लेकिन ज़्यादा बल लगेगा तो दब तो जाएगा, लेकिन लगभग असंप्रिय ही होती है। सामान्य बल से जो है ना ठोस पदार्थ नहीं दबता है, इस पर जो ज़्यादा ओवर बल लगाया जाता है तो दब जाता है, तो मतलब समान रूप से क्या हुआ, ये असंप्रिय ही है, लेकिन लगभग असंप्रिय ही, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, गलत कथन हमसे पूछा है, गलत कथन ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पुरुषों में नसबंदी को क्या कहते हैं। देखिए पुरुषों में जो नसबंदी होता है उसे वेसेक्टोमी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, तो वेसेक्टोमी, पुरुषों में नसबंदी को वेसेक्टोमी कहा जाता है। और जो होता है महिलाओं में नसबंदी उसे कहा जाता है आपको ट्यूबेक्टोमी, ठीक। ट्यूबेक्टोमी महिलाओं में नसबंदी को कहते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पुरुषों में नसबंदी, पुरुषों में नसबंदी को क्या कहेंगे, तो वेसेक्टोमी कहेंगे, जिसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। अगर महिला में पूछता तो उसे हम कहेंगे ट्यूबेक्टोमी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि हाथी के गर्भकाल क्या होता है। देखिए कुछ जीव है उसका गर्भकाल आपको हर हाल में याद रहना चाहिए, ठीक नहीं, क्योंकि बड़े बार बार जो है सभी एग्जाम में पूछा ही जाता है। देखिए हेमस्टर है, हेमस्टर का आपका गर्भकाल होता है 15 से 17 दिन, चूहे का होता है 21 से 23 दिन, खरगोश का होता है आपको 31 दिन, कंगारू का होता है 32 से 39 दिन, कुत्ता का होता है आपको 60 से 63 दिन, हाथी का होता है 640 से 660 दिन, बिल्ली का होता है 58 से 67 दिन, गाय का होता है 283 दिन। यहाँ हमसे किसका पूछा है, हाथी का। देखिए हाथी का क्या दिया 640 से लेकर के 660 दिन दिया हुआ है, तो किस ऑप्शन में होगा इसका उत्तर, तो इसका मार दीजिए आपको 640 से 660, यानी कि 600 लगभग 625 का मार दीजिए उत्तर, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, 625 लगभग नहीं दिया है उसमें, तो उस रेंज में तो क्या हुआ, जो सबसे नज़दीकी रहेगा वही मारेंगे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 665 दिन, ठीक। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था, जो भी चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल PDF पर अपलोड कर दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है कि डेली साइंस प्रैक्टिस सेट नाम से, उसमें जाकर के आप पिछला वीडियो को देख लें, ठीक। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहे, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।